कि जो सेकंड ग्रेड की जो पर्सन है ना, वस्तुनिष्ठ पर्सन जो उत्कर्ष से मुझे प्राप्त हुए हैं, वो मैं आपको 30% करवा रही हूँ। ये द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड यानी कि टीचर में SST में सब्जेक्ट आता है। तो 5वीं यूनिट कौन सी है वो देख ले, फिर पर्सन करवाती हूँ। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ये कौन सी यूनिट है। 5वीं यूनिट आप देख सकते हो, वर्ण आश्रम धर्म पुरुषार्थ की अवधारणा विवाह और परिवार। तो ये सभी टॉपिक हमारे वर्ण आश्रम धर्म और पुरुषार्थ की अवधारणा जितना भी था ना, वो हमारे ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक सभ्यता चल रही है जहाँ प्राचीन इतिहास है, उसके अंदर भी आता है। तो ये पूरे प्रश्न में करवा लूँ पहले। तो वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो ये वरि से हुई है। वर्ण व्यवस्था चरित्र स्वभाव व्यवसाय संस्कृति वंश पर आधारित व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की नैतिक व बौद्धिक क्षमता का समन्वय भी शामिल है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा PB काने ने दी थी। सी राइट है इसका। सर्वप्रथम किस वेद के द्वारा हमें चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, ये ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। जहाँ हमारी प्राचीन सभ्यता है, वैदिक सभ्यता चल रही है ना, उसके अंदर हमने ऋग्वेद को पूरा डिटेल से पढ़ा है, उसके मंडल है वगैरह वो भी देख लेना। वर्ण व्यवस्था में उच्चतम स्थान किसे प्राप्त था, तो उच्चतम किसको था, ब्राह्मण को था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो निम्नतम किसको था, शूद्र को था। तो वर्ण व्यवस्था में किसे निम्नतम स्थान था, तो वो शूद्र को था, इसका C राइट है। और वर्ण व्यवस्था में उच्चतम स्थान अब ब्राह्मणों का था, इसका D राइट है। किस वर्ण का कार्य उन अन्य वर्णों की सेवा करना था, तो सेवा में कौन आते हैं, शूद्र आते हैं। और व्यवसाय कौन करते थे, वैश्य करते थे, जिसके अंदर कृषि पशुपालन और व्यापार वो कौन करते थे, वैश्य करते थे। वर्ण व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो यह व्यवस्था खुली व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ था। वर्ण व्यवस्था सामाजिक श्रम विभाजन पर आधारित थी। तो ये इसमें से उपयुक्त सभी राइट है, D राइट होगा। वर्ण व्यवस्था के मुख्य दोषों में शामिल है, तो मुख्य दोषों में क्या क्या शामिल है, तो इसमें से सब वर्ण व्यवस्था के कारण दोषों की सामुदायिक लोगों की सामुदायिक भावना संकुचित हो गई थी, ये भी राइट है। वर्ण व्यवस्था में अनेक रूढ़ियों को जन्म दिया, ये भी सही है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ना, वो कर्म आधारित थी, रंग आधारित थी, लेकिन कोई कार्य का विभाजन नहीं था, विभेदीकरण नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया ना, तब वर्ण व्यवस्था का विभाजन हो गया। ये कर्म के आधार कर्म के स्थान पे किस तरह हो गई, जन्म आधारित हो गई, पैतृक हो गई। यानी कि पिता अगर कुमार है तो बेटा भी कुमार होगा, पिता अगर सुनार है तो बेटा भी सुनार होगा। तो वो क्या वंशानुगत हो गई थी, तो रूढ़ियों को जन्म दिया था। इसमें कार्य विभाजन हो गया, इसमें जातियों का भी विभाजन हो गया। वर्ण व्यवस्था ने समाज में अस्पृश्यता और शोषण को जन्म दिया, ये भी सही है। अगर कुछ लोग निम्न काम करते थे तो उनको निम्न माना गया, जो लोग उच्च कार्य करते थे तो उसको उच्च माना गया। तो विभाजन उसका भी हुआ, अमीर और गरीब का भी हुआ था। इसमें से उपयुक्त सभी राइट है। फिर प्राचीन भारत वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या था, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार भी वर्ण ही था। और निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकार है, वर्ण के रूप में तो हम पता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 है, उसमें से राजपूत है ना, ये वर्ण नहीं है, D राइट है इसका। उसके बाद हम देखेंगे धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसने कहा था, तो धर्म है ना, यह आध्यात्मिक शक्ति में विकास है, ये किसने कहा था, टॉयलर ने कहा था, टॉयलर ने। धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, तो धर्म की प्रमुख विशेषता है ना, ये क्या है, धर्म की प्रमुख विशेषता यानी कि पवित्रता की धारणा, धार्मिक व्यवहार में स्वरूप, अलौकिक सत्ता, वस्तु भक्ति शक्ति में भी विश्वास है, नहीं सभी राइट है इसके अंदर। धर्म से संबंधित आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत है ना, ये किसने दिया था, टॉयलर ने दिया था। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी कृति है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी कृति है, PB काने की है, इसमें C राइट है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये भी टॉयलर ने कहा था। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा था, ये कहा था हॉबेल ने, किसने कहा था, ये देख सकते हो हॉबेल ने कहा था कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, जबकि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, टॉयलर ने कहा था। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है ना, ये प्रस्तुत किसने किया था, दुर्खिम ने, किसने किया था, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खिम ने किया था। ये 11वां-12वां% कुछ छूट गए थे। वो आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन काल को कितने वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम से संबंधित व्यक्ति के दायित्वों का कर्तव्य का निर्धारण, तो ये हमें पता है 100 वर्ष माना था। 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के लिए, 25 वर्ष गृहस्थी के लिए, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के लिए और 25 वर्ष संन्यास आश्रम जो सबसे लास्ट में था।
और जहाँ संन्यास आश्रम की जब आवश्यकता होती क्यों होती थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए। सामान्य आश्रमों की संख्या कितनी थी? तो 4 आश्रम भी थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उपनयन संस्कार से किस आश्रम में प्रवेश किया जाता था? तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता था, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार जरूरी था। जिससे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के लिए आपको उपनयन संस्कार करना अनिवार्य था। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन और पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भी उपनयन संस्कार करती थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो महिलाओं को इससे वंचित किया गया, उनको उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया गया था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल कहो चाहे ऋग्वैदिक काल, दोनों एक ही है। उसके अंदर महिला को उपनयन संस्कार का अधिकार था, वो विदत और सभा में भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो भाग से उसका जो प्रवेश था वो निश्चित कर दिया गया था, उनको महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। चारों आश्रमों में किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ आश्रम को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसके अंदर देखो 3 ऋण आते हैं, वो भी आपको करने होते हैं। इसमें अर्थ और काम, ये भी इसी के अंदर आते हैं। गृहस्थ आश्रम का करने अनिवार्य नियम है ये भी। उसके बाद एक और था पंच महायज्ञ, वो भी गृहस्थ आश्रम में आता है। तो इसलिए अब ये सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का जो शब्द का अर्थ क्या है? वानप्रस्थ आश्रम का, तो वानप्रस्थ यानी कि वन की ओर प्रस्थान करना। आप पहले तो आप ब्रह्मचर्य बन गए, फिर आपने गृहस्थ आश्रम की सारी जो जिम्मेदारी थी वो निभा ली। अब आप वन की ओर प्रस्थान करोगे और धर्म की शिक्षा लोगे। उसके बाद आप संन्यास ग्रहण करोगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये था आश्रम व्यवस्था। निम्नलिखित में से आश्रम व्यवस्था का गुण है। तो आश्रम व्यवस्था का गुण क्या है ये देख सकते हो आप। इसके अंदर देखो त्याग, स्वयं, कर्तव्य पालन जैसे गुणों का विकास करता है, ये भी सही है। ये सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, हाँ सही है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण में रह के आप हर एक कार्य को आप पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। गृहस्थ आश्रम में अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में आप शिक्षा ग्रहण करते हो। तो ये क्या था? नियंत्रण का ही साधन था। यह सामाजिक विकास और प्रगति में सहायक है, सही है, सहायक है, क्योंकि इसको बराबर नियम के अनुसार 100 वर्ष की उम्र आकी गई थी और उसी के अनुसार सारे कार्य करना था और करते थे लोग। तो उपयुक्त सब भी सही है इसके अंदर। फिर आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था क्या है? तो ये एक सामाजिक नियोजन है। क्या है? सामाजिक नियोजन है, जिसमें समाज को नियोजित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का आधार कौन सा संस्कार था? गृहस्थ आश्रम है ना, तो विवाह करेंगे तभी तो गृहस्थ आश्रम में जाओगे आप। तो इसका राइट आंसर विवाह होगा। विवाह के बाद ही आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हो। यज्ञ, धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति किस आश्रम में से संबंधित है? यज्ञ, धर्म तो वह है, और मैंने अभी बताया था अर्थ और काम, ये सब किस में होते हैं? गृहस्थ आश्रम में। अर्थ यानी धन को धन की प्राप्ति करना। आप मजदूरी वगैरह जैसे भी जो भी कार्य करोगे, आप अपने धन की प्राप्ति करोगे तभी तो आपकी संतान होगी, उसको भी सारे सुख देना जरूरी होता है। अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, परिवार को चलाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करोगे? अर्थ की जरूरत होगी। और फिर यज्ञ भी करोगे, जिसके अंदर 3 ऋण और पंचमहायज्ञ आते हैं। और फिर धर्म, धार्मिक अनुष्ठान भी करोगे आप। तो इसलिए आप गृहस्थ आश्रम में ये श्रम संबंधित है। किस आश्रम से? गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। निम्न में से कौन सा आश्रम हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता? तो आश्रम 4 है, मैंने बताया था आपको कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इनमें से तीनों आश्रम कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? इसमें गृहस्थ आश्रम दिख रहा है, वानप्रस्थ दिख रहा है, संन्यास दिख रहा है, लेकिन ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं दिख रहा है। इसमें वर्धाश्रम दिख रहा है, वर्धाश्रम गलत है, तो इसमें सी राइट है। वैदिक संस्कृति में इन महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थों द्वारा नहीं किया जाता था? गृहस्थों द्वारा, तो इसमें पुत्र यज्ञ नहीं आता है, देव यज्ञ आता है, भूत यज्ञ आता है, पितृ यज्ञ आता है, ऋषि यज्ञ आता है। 5 यज्ञ मैंने पढ़ा है, कल ही शायद मेरा वीडियो मैंने प्राचीन भारत में अपलोड किया, जिसके अंदर 5 महायज्ञ, पंच महायज्ञ और त्रिऋण दोनों बताए हैं। और ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी, उसी के अंदर अनुसार सब चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म आश्रम की सामाजिक स्कीम हेतु जरूर स्कीम हेतु उपयुक्त है? तो इसके अंदर क्या कौन सा सामाजिक स्कीम हेतु उपयोगी है? तो इसके अंदर ब्रह्मचार्य होगा पहले, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसके अंदर क्या कर्म है ना, ये आश्रम की सामाजिक स्कीम है, तो ये कर्म ही है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास है। तो इसके अंदर बी राइट होगा। कर्म सामाजिक रूप से स्वीकृत और पवित्र वस्तुओं में संबंधित विश्वासों एवं व्यवहारों को संगठित व्यवस्था है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था इमाइल दुर्खिम ने कहा था।
और अब तो ये सारे मैंने प्रश्न आपको बता दिए हैं। 24 से लगाकर वो थोड़े से छूट गए थे, अब 30 है। नेक्स्ट में 30 से लगा के 60 तक जितने भी प्रश्न होंगे वो भी पूरे कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।